आगे की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ऑल करें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे हों और अच्छे जोरों से तैयारी चल रही हो, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ भारतीय संविधान का विकास का सेकंड पार्ट। इसके जो भी है अपने जो विकास के जो पार्ट थे, फर्स्ट भाग में आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, जिसमें था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत अधिनियम, जो कि 1773 से लेकर के 1853 तक का काल था। और यह है आपका 1858 से लेकर के 1947 यानी कि आजादी तक का पूरा मैटर, यानी भारतीय संविधान का विकास किस तरीके से हुआ, किस तौर तरीके हुआ था। तो ये सेकंड पार्ट में ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, यानी जो ब्रिटिश का ताज था उस टाइम में कौन कौन से एक्ट आए थे, किन एक्टों के माध्यम से भारतीय संविधान का विकास हुआ था, आज उनके बारे में आज बताने जा रहा हूं आपको। नंबर फर्स्ट आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1858। भारत में जो शासन किए जा रहे थे उसके बारे में। 1857 की क्रांति के बाद 2 अगस्त 1858 को 1858 में अधिनियम लागू हुआ था, पारित हुआ था। इसके तहत 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत शासन कंपनी के हाथों में ले लिया था, यानी कि इसके अंतर्गत भारत शासन ब्रिटिश कंपनियों के शासन अधीन था। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था को काफी मोस्ट परिवर्तन क्यों हुए। 1858 के तहत भारतीय शासन के अधिनियम है, उसमें मोस्ट परिवर्तन हुए, यानी क्या क्या हुआ है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं। इस अधिनियम के द्वारा 1858 एक्ट के द्वारा शासन व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए इसका नाम भारत शासन अधिनियम पड़ा था। 1784 में जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई थी इसके तहत समाप्त कर दी गई थी, यानी 1858 जो अधिनियम लागू हुआ था उसमें 1857 में 1784 में जो द्वैध शासन लागू हुई थी, यानी इस द्वैध शासन प्रणाली 1784 में चालू थी, जो 1919 तक चली थी। यानी कब से? 1784 से लेकर 1919 द्वैध शासन व्यवस्था चली थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए थे। जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारतीय राज्य सचिव कहा जाता था। क्या कहा जाता? भारत का राज्य सचिव। राज्य सचिव का जो पद था, जो सदस्य था, उसको ये दिया गया था, प्रदान किया गया था। इसके तहत इस सचिव की सहायता के लिए 15 और सदस्य, यानी कि 15 सदस्य इस परिषद में और शामिल हुए थे, जिनका सभापति सहित और एवं इन 15 सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा, यानी भारतीय खजाने से इनका वेतन दिया जाता था। भारत में सभी रियासतों का पर नियंत्रण और भारतीय सचिव द्वारा किया जाता था, यानी भारत में जितनी भी रियासतें थी उन पर सब पर शासन किसका था? भारतीय सचिव का। उसके अधीन ये सारी रियासतें काम करती थी। भारत को इसी कारण भारत को मुगल ए आजम क्या कहा जाता था? मुगल ए आजम। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। 1858 के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को क्या उपाधि दी गई थी? वायसराय। वायसराय की उपाधि दी गई थी। 1857 की
भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। दूसरी चीज, उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, भारत के वायसराय। इसी अधिनियम को एक दयालु अधिनियम भी कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? जो 1857 में जो क्रांतिकारी लोग थे, जो गिरफ्तार किए गए थे, उन सभी को इस भारतीय वायसराय के द्वारा उनको माफ करने का प्रस्ताव भी रखा गया था। इसी कारण इसको दयालु वायसराय कहा जाता है। इसी कारण है लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि इसी ने यह प्रस्ताव रखा था। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल के द वायसराय ऑफ इंडिया को पद दिया गया था। द वायसराय ऑफ इंडिया, ये पद उपाधि दी गई थी इसको, लॉर्ड कैनिंग को। किसको? क्योंकि उस टाइम वायसराय यही थे। ये तो है आपके 1857 का, जो कि 1858 का अधिनियम। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें यही है। अब आज में इसके बाद में आता है आपका 1861 का अधिनियम। 1800 शासन अधिनियम में इसको भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1 अगस्त 1861 को यह लागू हुआ था। 1861 को यह पारित हुआ था। ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी थी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम। क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय मंत्रिमंडल की नींव रखी थी। नियम के तहत कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 5 की गई। इसी अधिनियम के तहत इनमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे। इनमें से 3 तो प्रशासनिक सेवा के थे, 2 मनोनीत थे, जिनको भारत। अब इन सदस्यों की एक बात और क्या है कि प्रत्येक सदस्य को 10 वर्ष का रहना अनिवार्य था भारत के अंदर। दूसरी चीज, 2 सदस्य इनमें एक को तो 5 वर्ष, विधि की नॉलेज होनी जरूरी थी, यानी कानून का अनुभव जरूरी था। दूसरी चीज, वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अत्यधिक कितने सदस्य मनोनीत थे? 12, यानी 6, कम से कम 6, अधिक से अधिक 12 सदस्य मनोनीत। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, कौन कौन से? तो बनारस के राजा, और तीसरा था दिनकर राव। कौन थे? दिनकर राव, जो जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया था। इसके तहत वायसराय को विशेष अधिकार प्राप्त थे। आपात की स्थिति में अध्यादेश जारी करने का भी एक विशेष अधिकार था, जो किसके पास था? वायसराय के पास में। यानी वायसराय के पास में आपात स्थिति में विशेष जो भी कुछ निर्णय लेना था, क्या निर्णय, उसकी अधिकार किसके पास में था? वायसराय के पास में, जो कि आपात स्थिति में लेता था। इसके साथ लॉर्ड कैनिंग के भारतीय शासन में पहली बार, भारत में प्रथम बार
संवैधानिक प्रणाली को लागू किया था। कब? 1862 में। इस अधिनियम के तहत बम्बई मद्रास की प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस लेकर विकेंद्रीय, यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है उनको विखंडन करना, अलग अलग उनसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। 1861 में ही भारत के 3 हार्ड कोर्ट की स्थापना की प्रावधान रखा गया था। जो कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बताऊं। एक तो है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। ये 3 हाई कोर्टों का प्रस्ताव भी रखा गया था। अब ये 1892 भारतीय परिषद अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या हुआ क्या नहीं मैं बताता हूँ। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय एकता पनपी थी। यानी जो 1857 में क्रांति हुई थी उसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीय एकता हुई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए एकजुट हुए थे लोग। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि इलवर्ट विवाद आदि घटनाओं के कारण 1852 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों ने। इलवर्ट बिल क्या है? इलवर्ट बिल के बारे में मतलब वायसराय के कानून सदस्य श्री सीपी इलवर्ट कौन थे? ये इलवर्ट बिल इनके ऊपर नाम पड़ा था, जो इन्होंने एक बिल पास किया था जो 1883 में पेश किया था। यह 1883 में इलवर्ट बिल पारित हुआ था। यह मुख्य रूप से अपराधियों के मामलों पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित अंग्रेजों से इस बिल का विरोध किया गया था। यानी कि इलवर्ट बिल में केवल यह था कि भारतीय जज होंगे, लेकिन इसका रीजन यह था कि इसमें अंग्रेजों ने इसका बहुत विरोध किया था, क्योंकि इसमें भारतीय जज थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारा कोई भी फैसला भारतीय जज करें। क्यों? दूसरी चीज, इसके अंतर्गत भारतीय सदस्यों को परिषद के वार्षिक बनावट पर बहस करने की सरकार ने प्रश्न पूछने के अधिकार दिए गए थे, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्य द्वारा किसी भी प्रश्न को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार था। यानी वो जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है नहीं पूछ सकता, उसका अधिकार किसके पास था? भारतीयों के पास। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अध्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। इसके तहत चुनाव शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी पहली बार चुनाव शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 1892 अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव शब्द का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चुनाव शब्द का प्रयोग, चुनाव कब से लागू हुए, कब से हुआ करनी है? 1892 के अधिनियम के द्वारा। दूसरी एक नोट में इसमें मोस्ट बात क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय कांग्रेस 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों को स्वीकार किए गए थे प्रस्तावों को प्रभावित होकर पारित किया गया था। यानी कि 1800 1851 तक की जितने भी अधिवेशन स्वीकार किए गए थे प्रस्तावों को प्रभावित होकर पारित किया गया था। जितने भी अधिवेशन थे। 16 फरवरी 1993 को भारतीय परिषद में पहला प्रश्न पूछा गया था। ये भारतीय परिषद के अंदर सबसे पहली बार जो प्रश्न पूछा गया था, कब पूछा गया था? 16 फरवरी 1993 में।
यानी भारतीय परिषद में जो बैठक होती थी, जैसे कि अभी आपका अपना विधानसभा सत्र चल रहा है, इस तरीके से जो बैठक होती थी वो सत्र चलता था परिषद का। तो उसमें 16 फरवरी 1993 को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को प्रथम बार जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1960 को प्रस्तुत किया गया था। 18 फरवरी 1960 को प्रस्तुत किया गया था। वार्षिक विवरण यानी कि बजट सर विल्सन के द्वारा प्रथम बार बजट पारित हुआ था, जो कब हुआ था? 18 फरवरी 1860 में, 1960 में। 18 कैसे लिख दिया? प्रथम बार जो बजट पेश हुआ था 18 फरवरी 1960 को हुआ था। यह है आपके 1892 का अधिनियम। अब आता है आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके अंतर्गत क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको। इसको मार्ले मिंटो भी सुधार भी कहा जाता है। सुधार अधिनियम। इसके तहत परिषदों में उनके कार्य क्षेत्रों को अधिक विस्तार किया गया था। यानी परिषद के कार्य क्षेत्र थे, उनके अंतर्गत जो विस्तार हुआ था वो इसी अधिनियम के द्वारा हुआ था, 1909 के अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों व बहुमत की जो व्यवस्था रखी गई थी, प्रांतीय विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत व्यवस्था थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्र सिन्हा साहब ये क्या थे? प्रथम भारतीय। भारतीय वायसराय थे जो कि नियुक्त हुए थे प्रांतीय परिषद के अंतर्गत। परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने में, पूर्ण बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने के अधिकार दिए गए थे। यानी कि जो परिषद के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते थे उस वाद विवाद, यानी जो प्रश्न पूछे जाते थे उन पर वाद विवाद होता था, उसको वाद विवाद करने की अधिकार भी इसी के अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार को अलग निर्वाचन प्रणाली अपनाई, जिसमें प्रेसिडेंसी कार्यों को चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। यानी इसमें प्रतिनिधित्व जमींदार भी कर सकते थे, अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था इनको। पहली बार मुस्लिम वर्ग के भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। 1909 के अंतर्गत ही प्रक्रिया रखी गई थी, निर्वाचन की व्यवस्था रखी गई थी 1909 के अंतर्गत ही। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉर्ज मॉर इंग्लैंड के वायसराय राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो जो कि भारत के राज्य सचिव जॉन मार्लो मिंटो अंग्रेज, इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे।
लॉर्ड मिंटो को प्रशासनिक निर्वाचन जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? सांप्रदायिक निर्वाचन। केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में परिवर्तन कर अतिरिक्त सदस्य संख्या 16 से बढ़ा करके 60 की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल की जो संरचना थी उसमें सदस्य संख्या पहले कितनी थी? 16, अधिकतम 16 से बढ़ा करके 60 कर दी गई थी। जिसको मैं आपको भी इस रिपोर्ट में केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में परिवर्तन कर अतिरिक्त सदस्य 16 से बढ़ाकर 60 किए गए। जो किस तरीके से पदेन सदस्य थे 9, तो जो कि गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति तथा 7 कार्यकारी परिषद ये थे। 2 इसमें ये रहते, एक मुख्य सेनापति, एक गवर्नर जनरल, दूसरे 7 यानी 9। अतिरिक्त सदस्य कितने थे? जो कि 60 थे। गैर सरकारी थे 32 और सरकारी थी 32। ये गवर्नर द्वारा 27 सदस्य गैर सरकारी थे गवर्नर द्वारा, सरकारी थे अपने 27 सदस्य पर निर्वाचित, यानी निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति के द्वारा। 5 थे मनोनीत, यह केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य होते थे। विधान परिषद ये जो गठित हुई थी 1909 से 1920 तक कार्य करती रही। अगस्त 1907 में भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय सैयद हुसैन एवं के.जी. गुप्ता नियुक्त किए गए थे। के.जी. गुप्ता ये अपने 1907 के भारतीय सचिव परिषद के 2 सदस्य थे। 1907 भारतीय परिषद के सचिव के रूप में 1907 में दोनों भारतीय चुने गए थे। 25 मई 1909 को लॉर्ड मिंटो द्वारा प्रस्तुत इंडियन काउंसिल बिल ब्रिटिश संसद में पास हुआ था, जो और 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमति मिलने के बाद भारत अधिनियम 1909 में लागू किया गया था। आप समझ रहे हैं इस बात को कि 1909 को राजकीय अनुमति मिलने के बाद में ही 1909 में भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ था, जो कि मार्ले मिंटो के नाम से भी, सुधार नाम से भी जाना जाता है। अब आता है आपका 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है इसे। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू भारत के राज्य सचिव एवं चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। मॉन्टेस्क्यू ये आपके वायसराय थे। वायसराय एवं ये सचिव थे। मॉन्टेस्क्यू वायसराय थे और चेम्सफोर्ड सचिव थे। इसके तहत केंद्र द्वैध शासन विधायिका की स्थापना की गई थी। सभा राज्य परिषद केंद्रीय विधानसभा। अब विधानमंडल के बारे में बताता हूं आपको। इसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा ये 2 थे। इनके सदस्यों के बारे में बताता हूं।
द्वैध शासन कौन कौन सी थी या विधानमंडल में? राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा, इसको उच्च सदन, उच्च सदन कहा जाता है और इसको निम्न सदन कहा जाता है। इसमें 60 सदस्य थे, 34 तो निर्वाचित थे और 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, गवर्नर जनरल द्वारा। इसमें 145 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, 104 निर्वाचित। वो कैसे कैसे हैं? 32 तो थे अपने सांप्रदायिक क्षेत्र से, 30 थे मुस्लिम, 2 थे सिख, 52 थे सामान्य क्षेत्र से, 20 थे विशेष क्षेत्र से। विशेष क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो 7 तो है विशेष क्षेत्र में जमींदार, 9 है यूरोपियन और 4 सदस्य हैं व्यापार मंडल से। ये सदस्य विधानमंडल के सदस्य होते थे। अब आपके आ जाते हैं प्रांतीय विषयों के भाग। प्रांतीय विषयों के भाग क्या क्या थे? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वित्तीय है, भूमि कर है, न्याय है, पुलिस स्टेशन है, बिजली है, औद्योगिक विवाद है, सार्वजनिक सेवाएं हैं। सार्वजनिक सेवा में भी अपने गवर्नर कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत पास थे। दूसरे हस्तांतरित थे जिसके अंदर शिक्षा है, चिकित्सा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, पुस्तकालय आदि। ये विधान परिषद के सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों के पास में थे। किसके पास में थे? मनोनीत मंत्रियों के पास में। इसके तहत पहली बार भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था 1919 के अंतर्गत ही। इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया था। द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1919 से लागू की गई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 1939 को समाप्त की गई थी। यानी जो द्वैध प्रणाली है, द्वैध शासन प्रणाली चली थी, वो 1 अप्रैल 1919 को लागू की गई थी। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1935 को समाप्त की गई थी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन 1926 को किया गया था। प्रथम अध्यक्ष सर रोमबर्कर थे। यूपीएससी का गठन 1926 को किया गया था। प्रथम अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? रोमबर्कर। बर्कर उस टाइम अध्यक्ष थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट व राज्य बजट दोनों को अलग किया गया था। इसी के तहत मुख्य व्यक्ति हैं जिनकी अलग अलग अवधारणाएं। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार
इस अधिनियम को अंतरकालीन आगम भारत पर ब्रिटिश संसद और भारतीय जनता शासन के बीच एक पुल के समान माना गया था। यानी कि भारतीय जनता के शासन और ब्रिटिश संसद के बीच की जो दूरी थी, यानी जो उन बीच में पुल का काम करता था, वो मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग माना गया था। लोकमान्य तिलक जी ने इसे असंतोषप्रद और निराशाजनक एक बिना सूरज के सवेरा कहा गया था। यानी बिना सूरज, तिलक साहब ने, सुभाष चंद्र बोस ने बीड़ियों का नशा जाल भारतीयों को, यानी भारतीयों को बीड़ी के नशा के जाल के समान सुभाष चंद्र बोस साहब ने माना था। साइमन कमीशन 1927 से 1928 के अंतर्गत इसे यह पारित हुआ था। इसको श्वेत आयोग भी कहा जाता है। 1919 में पारित भारत सरकार अधिनियम में 5 जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 6 अंग्रेज सदस्यों आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1927 में किया गया था साइमन कमीशन गठन। इसमें 7 सदस्य थे। एक तो सर साइमन थे, सर जॉन साइमन, प्लस इसमें 6 सदस्य और अंग्रेजी थे, यानी कि भारतीय सदस्य इसमें एक भी नहीं था। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है श्वेत आयोग, क्योंकि इसमें टोटल 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय कोई भी नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काल में जो विवरण दिया गया, विरोध किया गया था, सर जॉन साइमन जो इसके 7 सदस्य थे, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। नंबर 1 सर जॉन साइमन, जो कि इसके अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में हुआ था। नंबर 2 क्लीमेंट एटली, हेनरी लेवी लॉन्सन, एल्बर्ट कैगोन, मार्नन हार्गे स्टोक और लेन वॉक्स, और एक और थे लास्ट 7वें डोनाल्ड हवार्ड। यानी ये 7 सदस्य अंग्रेज थे, ना कि इंडियन थे। इसी कारण इस साइमन कमीशन को श्वेत आयोग भी कहा जाता है। तो वायसराय कौन थे? इरविन तो वायसराय थे और बर्केन इसके सचिव थे। 3 फरवरी 1928 को यह अधिनियम साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कब आया था? भारत आया था, जिसका बहुत ही घोर विरोध किया गया था। भारतीयों के द्वारा प्रदर्शन हुए थे, लाठीचार्ज हुई थी। उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, जो कि 30 अक्टूबर 1928 अक्टूबर को 1928 को लाला लाजपत राय ने लाठी चार्ज के दौरान 30 अक्टूबर 1928 को मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय जी ने कहा था, उस टाइम मरने से पहले क्या कहा था, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं, वही एक दिन ब्रिटिश शासन की सब पेटी की कीलें साबित होंगी। यानी कि ब्रिटिश शासन को खत्म करने की जो मुख्य भूमिका रहेगी, वो ये लाठीचार्ज ही रहेगा। जो इसमें विरोध हुआ था, ये विरोध ही एक दिन ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देंगे। जहां जहां आयोग आया था, वहां साइमन गो कमीशन का नारा दिया गया था। 1928 से लेकर 1929
के बीच कमीशन भारत में 2 बार भारत आया था। इसके तहत आयोग में 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसके सुझाव में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली गलत थी। नंबर 2, द्वैध शासन का अंत होना था, जो कि इसके सुझाव दिया यानी द्वैध शासन का अंत चाहते थे। भारत में एकात्म की जगह संवैधानिक व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। मताधिकार एवं विधानमंडलों का विस्तार होना चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल के लिए प्रांतीय विधानमंडलों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए था। ये साइमन कमीशन जो 1930 को पारित हुआ था, उसके अंदर ये सुझाव रखे गए थे। अब आती है आपकी इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट 1928 में लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा था कि भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। इस कारण डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। कुल 11 सदस्य थे, जिसमें 3 कांग्रेसी, 2 मुस्लिम लीग, 3 उदारवादी पार्टी के, 1 अकाली दल का, 1 दलित वर्ग का, वे 2 हिंदू महासभा के थे। कमेटी ने जो नमूना रिपोर्ट यानी जो रिपोर्ट बनाई उसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा था। नेहरू रिपोर्ट प्लस संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया था, जो कि 10 अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन में पेश हुआ था। कब हुआ था? 10 अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन में पेश हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन थे। गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन में यह 12 मार्च 1930 को हुआ था, जो सर जेम्स इसके अध्यक्ष थे। इसमें 57 ब्रिटिश सदस्य थे, 16 भारतीय देशी रियासतों से थे। टोटल सदस्य इसके 89 थे। सोलह ब्रिटिश प्रमुख राजनीतिक संसद, यानी कि इसमें एक भी टोटल भारतीय थे। इसमें एक भी अंग्रेज नहीं था, जो प्रथम गोलमेज। दूसरा 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ था। इसमें एकमात्र गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि गांधी परिवार से थे, और 21 लोग टोटल इसमें थे। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ये अपने व्यक्तिगत रूप से उस टाइम लंदन गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, इसमें टोटल 46 सदस्य थे। यह गोलमेज सम्मेलन एक ऐसा था जो बिना निर्णय के ही समाप्त हो गया था। इसके बाद इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था, तभी ये समाप्त हो गया था। अब आता है वो पूना पैक्ट यानी पूना समझौता। पूना समझौता 25 दिसंबर 1932।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री गोपालाचार्य, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए निर्वाचन को समाप्त यानी कि संयुक्त निर्वाचन स्वीकार। पूर्ण समझौता में केवल और केवल दलितों को निर्वाचन को समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन स्वीकार किया गया था। मैं आशा करता हूं इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसके बाद ये आपका भाग 2 का भारतीय संविधान विकास भाग 2 का ए पार्ट है। बी पार्ट इसका बाकी है जो कि 1935 अधिनियम से 1947 तक का है। कमेंट के माध्यम से बताएं ये जानकारी। जय हिंद साथियों।